तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। पिछले कई दिनों से कई सारी मैंने लापरवाहियाँ की, कभी कहीं और से, कभी कुछ और, कभी 2-2 3-3 दिन गायब रहना, कभी अल्टरनेट डेज पे सुनाना। कायदे से ये पूरा महीना मेरा बेकार रहा इस चैनल को लेके। और शायद साल 2024 की शुरुआत में या फिर जब से मैंने ये चैनल शुरू किया तब से अब तक जितनी भी लापरवाहियाँ मैंने की हैं उसमें से ये वाली लापरवाही सबसे ज़्यादा थी। तो उसके लिए आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ और फिर से एक उम्मीद आप लोगों को देता हूँ कि जैसे कहानी आपको सुनाता था बहुत पहले, बीच में कई महीने मैंने फिर इधर उधर कुछ किया, प्रयोग किए, टाइमिंग चेंज की, एक ही कंटेंट पकड़ के रख लिया, वो तमाम चीज़ें हटेंगी और फिर से आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ इस चैनल पे मिलेंगी। सवाल जवाब का सिलसिला फिर से शुरू होगा। हालांकि मैंने बीच में शुरू किया था लेकिन उस टाइम मेरी दादी की तबीयत ख़राब हो गई, उनको हार्ट अटैक आया तो हॉस्पिटल में रहना पड़ा, तो सवाल जवाब का जो सीक्वेंस है वो टूट गया। लेकिन अब सब ठीक है, सारी स्थिति काबू और कंट्रोल में है। तो सवाल जवाब का सिलसिला अब रोज़ होगा आज से, और अलग अलग वैराइटीज़ की आपको कहानियाँ भी सुनने को मिलेंगी। अब शुरू करते हैं आज की कहानी को, जिसके लिए आपने इस वीडियो को खोला है। आमतौर पे आपने कई सारी कहानियाँ सुनी। कत्ल होता है, कत्ल होने के बाद कातिल पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद पूरी जो कहानी है वो निकल के सामने आती है कि कत्ल क्यों हुआ, क्या वजह रही, कैसे हुआ। लेकिन आज इस कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इस कहानी में कत्ल की ऐसी ऐसी वजह और एक ऐसा कातिल जिसने न जाने कितनी मूवीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतार दिया अपने आप को बचाने के लिए, ये तमाम चीज़ें आज आपको सुनाऊंगा। कहानी महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में एक जगह लगती है कुर्ला। कहानी इसी कुर्ला की है। बात साल 2024 के पहले महीने यानी जनवरी की है। दरअसल बात 12 जनवरी की है। 12 जनवरी साल 2024 को जो पश्चिमी कुर्ला है यानी वेस्ट कुर्ला, वहाँ की पुलिस को एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स पुलिस को जानकारी देता है कि यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है। पुलिस वालों ने पूछा कहाँ पे? सामने वाले शख्स ने बताया कि जो मीठी नदी है यानी स्वीट रिवर। अब ये जानकारी जब पुलिस वालों तक पहुंची तो पुलिस की टीम वहाँ पे जाती है। जाने के बाद देखती है कि वहाँ पे एक लाश है। अब चूंकि बगल में एक नदी बह रही है, किनारे एक लाश लगी है, बॉडी को भी अच्छे से चेक किया, कोई चोट या फिर कोई ऐसी चीज़ थी नहीं, कपड़े उपड़े भी बड़े गड़बड़ थे। तो पुलिस वालों के दिमाग में जो पहली चीज़ आई कि ये लाश शायद किसी हादसे का शिकार हुई है और नदी में नहाने के दौरान या फिर कुछ और करने के दौरान, या फिर इसने ड्रिंक व्रिंक किया होगा और नदी किनारे ये बैठा होगा, फिर ये डूब गया होगा। क्योंकि बॉडी पे कोई इंजरी नहीं थी, कोई चोट के निशान नहीं थे, कपड़े उपड़े भी बढ़िया थे, फटे या फिर ऐसे थे नहीं कि कोई संघर्ष स्ट्रगल किया हो। पुलिस वालों ने कहा कि इस बॉडी का पोस्टमार्टम करवाते हैं और पता करते हैं कि आखिर ये लाश आई कहाँ से है। उसके बाद पुलिस वालों ने सबसे पहले उस लाश की जेबें टटोली कि शायद कुछ मिल जाए। जब पॉकेट में हाथ डाला तो कोई कागज़ मिला नहीं। अब पुलिस वालों को थोड़ा सा डाउट हुआ, लेकिन फिर दिमाग में आया कि हो सकता है किसी ने लाश देखी, और आमतौर पे अब दुनिया इस हिसाब से आगे बढ़ चुकी है कि लाश की भी चीज़ें चुरा लेते हैं। तो किसी ने देखा होगा, पर्स वगैरह रहा होगा, उसने पर्स निकाला होगा, पैसे वगैरह ले लिए होंगे, बाकी चीज़ें फेंक दी होंगी। तो फिर पुलिस वालों ने बात को इग्नोर कर दिया, आसपास अच्छे से चेक किया, बॉडी को अपने कब्जे में लेके जो वहाँ का सिटी हॉस्पिटल है वहाँ भेजा। बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आई। अब जब रिपोर्ट आई तब रिपोर्ट ने पुलिस की इस पूरी थ्योरी को बदल दिया। रिपोर्ट में साफ साफ मेंशन किया गया था कि इस आदमी को गला दबा के मारा गया है। यानी ये जो पूरा मामला था जिसको अब तक पुलिस वाले हादसा समझ रहे थे, ये कत्ल का मामला है। अब ये बात जब पुलिस वाले देखते हैं, अब उनका माथा ठनका कि अब तक तो हम इसको नॉर्मल मुकदमा समझ रहे थे, नॉर्मल मामला, ये कत्ल का मामला हो गया। बहरहाल अब कत्ल का मामला था तो उन्होंने कत्ल के हिसाब से जांच पड़ताल शुरू की। लेकिन अब पहला सवाल ये है कि आखिर कातिल तो छोड़िए, मरने वाला मकतूल कौन है ये तो पता चले। इसके लिए उन्होंने आसपास के इलाकों में इत्तला करना शुरू किया कि कोई शख्स अगर गायब हो, ऐसी वेशभूषा में हो, ऐसे उसका बॉडी स्ट्रक्चर हो, पहनावा ओढ़ावा ऐसा हो, और वो कई दिनों से ना मिल रहा हो, लापता हो, तो आए और पुलिस वालों के पास रिपोर्ट दर्ज करवाए। अपने लोकल इलाकों में पुलिस वालों ने भेज दिया। भेजने के बाद इंतज़ार करने लगे
कि शायद किसी के घर का होगा तो वो आ जाएगा। अब भेज भी दिया, इंतजार भी करने लगे, लेकिन कोई आया ही नहीं। अब पुलिस वालों ने कहा कि ये क्या मुसीबत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मरने वाला शख्स बाहर का है। इसके बाद पुलिस वालों ने आसपास के तमाम थानों में भी इत्तला कर दिया कि अगर कोई शख्स गायब हो तो आए और इत्तला कराए, या फिर कोई ऐसी मिसिंग कंप्लेंट किसी थाने में दर्ज हो तो पुलिस, जो कुर्ला पुलिस है, उससे कांटेक्ट करे। आसपास के तमाम थानों में जब ये फैक्स भेजे पुलिस वालों ने, तो ऐसा ही एक फैक्स शिवाजी थाने में पहुंचा, शिवाजी नगर थाने में। वहाँ पे जब पहुंचता है, पुलिस वाले उस फैक्स को चेक करते हैं, तब ध्यान देते हैं कि ऐसा ही एक मुकदमा या फिर ऐसी एक मिसिंग कंप्लेंट उनके पास दर्ज है। उसके बाद उन्होंने तमाम डिटेल्स जब मैच करवाई, तब उन्हें कुछ डाउट हुआ कि जिस शख्स की मिसिंग कंप्लेंट 2-3 दिन पहले उनके पास दर्ज हुई थी, शायद ये लाश उसी की है। इसके बाद पुलिस वालों ने फ़ौरन उस शख्स के फैमिली वालों को बुला लिया और कहा कि एक लाश कुर्ला में मिली है, अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाके चेक कर लें, और हमें लग रहा है कि ये लाश आपके ही व्यक्ति की है जिसकी आपने कंप्लेंट दर्ज करवाई है। अब ये बात जब वो फैमिली सुनती है, वो और हैरान परेशान, रोते पीटते वो लोग कुर्ला पहुँचे, वहाँ की पुलिस से कांटेक्ट किया। पुलिस वाले उनको लेके मॉर्चरी में जाते हैं। वहाँ जब लाश को दिखाते हैं, तब पूरा परिवार फूट फूट के रोने लगता है और कहता है कि साहब, ये हमारे घर के बच्चे की लाश है जिसका नाम है अमन शेख। अब पुलिस वाले थोड़ी बहुत राहत की सांस लेते हैं कि कम से कम चलो मरने वाले की शिनाख्त हो गई, लेकिन अब कातिल कौन है और मोटिव क्या है, ये खोजना बाकी था। इसके बाद पुलिस वालों ने परिवार वालों से पूछताछ शुरू की कि आपको किसी पे कुछ डाउट है, किसी पे कुछ शंका है या फिर कोई और बात। पूरे परिवार से जब पूछा गया तो पूरे परिवार ने साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन जो इस शख्स की बहन थी उसने कुछ जानकारियां दी और कहा कि साहब, मेरा जो भाई है वो ऑटो चलाने का काम करता था, इसके 2-3 दोस्त भी थे जिन्हीं के साथ जो अक्सर उठना बैठना होता था, और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो इन दोस्तों से एक बार टटोल लीजिए। पुलिस वालों ने कहा कि ऐसा क्यों? तब उस बहन ने कहा कि मेरा भाई जब गायब हुआ था तो हम लोग खोज रहे थे, पूरा परिवार परेशान भी था, तमाम दोस्त यार भी परेशान थे, लेकिन 2-4 लोग ऐसे थे जिनके परेशान होने की जो वजह थी थोड़ी सी अजीब लग रही थी। जैसे हम लोग कहें कि कंप्लेन करना है, वो लोग मना करें और कहें कि नहीं, हम अपने तरीके से खोजेंगे, पुलिस कंप्लेन फंसाने वाला काम होगा, ये तमाम चीज़ें। पुलिस वालों ने कहा कि ऐसा किसने कहा? तब इसने फिर जानकारी दी कि एक दोस्त था जिसका नाम था नफीस, उसने बोला है ऐसा। पुलिस वालों ने कहा कि हो ना हो, नफीस ज़रूर कुछ जानता है। नफीस का थोड़ा सा पुलिस वालों ने बैकग्राउंड भी टटोला कि कैसा है, क्या है, उसका नेचर क्या था, स्वभाव क्या है। ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वालों ने टटोली, तब पता चला कि जो नफीस है वो थोड़ा सा क्रिमिनल एक्टिविटी में भी अब तक शामिल रहा है। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले सुनते हैं, तब उन्हें लग गया कि नफीस को उठाना चाहिए, क्योंकि और कोई सबूत ही नहीं था। पुलिस वालों ने नफीस को उठा लिया। उठाने के बाद उससे तबीयत से पूछताछ की। शुरुआत में नफीस इधर उधर की कहानी सुनाने लगा, लेकिन पुलिस तो पुलिस, अपने पे आए तो मुर्दे भी बोलते हैं, तो ये तो अभी जिंदा था। अपने पे पुलिस जब पूछताछ करने पे उतारू हुई, नफीस ने भी अपना मुंह खोला और पूरे कत्ल की कहानी सुनाई, और साथ ही एक ऐसी कहानी सुनाई जो वास्तव में बड़ी हैरान करने वाली थी। दरअसल नफीस से जब पूछा गया कि तुमने क्यों मारा, तब नफीस ने कहा कि साहब, मैंने अपने घर की इज्जत बचाई है। तब पुलिस वाले ने पूछा कैसे? तब नफीस ने कहा कि साहब, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी है, मैं और अमन शेख दोनों दोस्त थे, इस वजह से एक दूसरे के घर अक्सर आया जाया करते थे। आने जाने के दौरान एक दूसरे के फैमिली वालों से हम लोग मुलाकात करते थे, एक दूसरे के फैमिली वालों से बातचीत करते थे। इसी दौरान अमन की जो दोस्ती थी मेरी पत्नी से हो गई। शुरुआत में मुझे लगा कि नॉर्मली दोस्त है, दोनों बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। खाने वाने का कभी मेरा फ़ोन ना उठे तो मेरी बीवी अमन को फ़ोन कर दे, लेकिन फिर इन दोनों की बातचीत का जो सिलसिला था थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। यानी मैं बाहर रहूँ, अक्सर मैं देखूँ कि अमन मेरी पत्नी से बात करे, मेरे घर पे आने का अक्सर बहाना ढूंढने लगे, मेरी पत्नी भी अक्सर हंस हंस के मेरे
दोस्त से, जिगरी यार से, अमन से बातचीत करने लगे। तो ये तमाम चीज़ें फिर मुझे डाउट करने लगी। इसी दौरान फिर मैंने अपने बीवी के मोबाइल पे नज़र रखनी शुरू की। जब नज़र रखनी शुरू की तो मुझे फिर कंफर्म हो गया कि जो अमन है मेरी बीवी से बात करता है, मेरी बीवी का अमन से अफेयर है। तब मैंने यहीं से प्लान बनाया कि अब मैं अमन को मार दूंगा और अपनी बीवी के साथ ये जो कुछ कर रहा है उसका बदला लूँगा। इसके बाद फिर मैंने इसमें अपने 2 दोस्तों को शामिल किया। एक का नाम मुकेश, दूसरे का नाम साकिर। हम सभी लोग रिक्शा चलाते थे, हमारी आपस में बनती थी। हमने डिस्कस किया, सभी ने हामी भर दी और कहा कि ठीक है, हम कत्ल में साथ देंगे। उसके बाद पूरे प्लान के तहत हमने जो अमन शेख है उसको बुलाया। बुलाने के बाद बड़ी ही सफाई से पहले तो उसको शराब पिलाई, उसके बाद फिर गला घोट के उसका कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उसकी लाश को हम लोग ले गए और जो कुर्ला वेस्ट में मीठी नदी है वहाँ पे फेंका है उसी ऑटो में। और फिर यहाँ पे आके हम लोग ढूंढने का नाटक करने लगे। अब ये पूरी कहानी जब पुलिस वालों ने सुन ली तो सबसे पहले मुकेश, पाल और साकिर को गिरफ्तार किया। जब दोनों से पूछताछ हुई, दोनों ने भी अपना अपना मुंह खोला और कहा कि हाँ साहब, हमने साथ दिया, हमने सपोर्ट किया, हमने कत्ल किया। अब पुलिस वालों ने कहा कि चलो ठीक, हमारा भी सर दर्द खत्म हुआ। 12 तारीख को लाश मिली, 15-16 तक हमने पूरी मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया। अब चार्जशीट बनानी है, उसके बाद फिर सजा दिलवा देनी है। अब पुलिस वाले सीन रिक्रिएट करने लगे, जो कि आमतौर पे काम आता है। पूछते हैं भाई तुमने कत्ल कहाँ किया था और फिर लाश कैसे फेंकी, कैसे गए थे, क्या रोड था, जो कि सबूत लगते हैं कोर्ट में। इकबाल जुर्म तो मायने रखता नहीं है। अब पुलिस वालों ने जब पूछताछ शुरू की तो इन दोनों ने अपना अपना बताया कि हमने यहाँ ऐसे किया, वहाँ वैसे बुलाया। इसी दौरान फिर पूछा कि भाई कुर्ला में फेंकने का आइडिया किसका था। अब तीनों ने साथ साथ कहा कि जो नफीस है उसका आइडिया था। पुलिस वालों ने कहा ठीक है, अच्छा रास्ता बताओ। इन तीनों ने रास्ता बताया। उसके बाद तमाम सीन रिक्रिएट भी हो गया। समझ गए पुलिस वाले कि पूरे टाइमलाइन को कैसे क्या हुआ। लेकिन इसी दौरान जो इंस्पेक्टर था, बाकी लोग तो शांत थे, इंस्पेक्टर के दिमाग में एक बात घर करने लगी कि ये लोग कत्ल करते हैं शिवाजी नगर में। वहाँ आसपास कई सारी झाड़ियाँ थी, कई सारे और नाले थे। इन्होंने इतनी दूर कुर्ला नदी में आके फेंकने का रिस्क क्यों लिया? बीच में पकड़े जा सकते थे, कुछ भी हो सकता था। रास्ते में कई सारे कैमरे लगे हैं, कुर्ला ही क्यों? इसके बारे में उस इंस्पेक्टर ने इन तीनों से पूछा कि कुर्ला का आइडिया किसका था। तीनों ने फिर कहा कि नफीस का। अब ये बात जो इंस्पेक्टर था उसके दिमाग में घर कर गई कि कुर्ला ही क्यों। तब उसने पूछा कि कुर्ला ही क्यों। अब नफीस थोड़ा सा लड़खड़ाने लगा तो इंस्पेक्टर ने फिर जोर दिया कि कुर्ला ही क्यों और कहीं क्यों नहीं। तब नफीस ने अपना मुंह खोला और कहा कि मुझे नदी में ही फेंकना था, क्योंकि नदी में फेंकना सेफ रहता है। अब फिर इंस्पेक्टर ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि नदी में फेंकना सेफ रहता है? अब ये सवाल जब नफीस से पूछा गया, नफीस सकपकाने लगा। यही बात इंस्पेक्टर पकड़ लेता है और फिर तबीयत से पूछता है कि आखिर नदी सेफ रहती इस बात के बारे में तुम्हें कैसे पता? तब इसने कहा कि चूंकि साहब मैंने एक और कत्ल किया था और नदी में लाश फेंक दी, आज तक किसी को भनक ना लगी। ये बात जैसे वो इंस्पेक्टर सुनता है, पहले तो वो सन्न रह जाता है और फिर बाकी पुलिस वाले। फिर इससे पूछा जाता है कि किसको मारा है। तब इसने एक और कहानी सुनाई और यहीं से कहानी पहुंच जाती है फिर नवंबर महीने में। दरअसल जो नफीस था वो ऑटो चलाता था और उसके कई सारे दोस्त थे। और इसका एक बहुत सिंपल सा एक जाल होता था कि जितने भी दोस्त हैं ऑटो चलाते हैं, सबके पास पैसे नहीं हैं, सबके बड़े बड़े सपने, किसी को घर लेना है, किसी को ज़मीन लेनी है, किसी के पास ऑटो ख़राब है, नया ऑटो लेना है, तो कि ना इसको टारगेट बनाया जाए। नफीस इन तमाम लोगों को पैसे देता, पैसे देने के बाद उनसे ब्याज लेता। जो व्यक्ति ब्याज नहीं दे पाता उनकी पत्नियों के साथ ये रेप करता, उनके साथ संबंध बनाता। और ऐसे ही एक शख्स था जिसका नाम था इदरीस, जो धारावी का था। उसने भी 70,000 रुपये लोन लिया था नफीस से। अब नफीस से 70,000 लोन लिया, जो ब्याज की रकम तय हुई थी यही थी कि 1500 रुपये तुम रोज कमा के दोगे। डील एग्रीमेंट तमाम चीज़ें हो गई। लेकिन अब धीरे धीरे जो इदरीस था वो कमाने में और बाकी चीज़ों में सक्सेस हुआ नहीं।
कोशिश उसने बहुत सारी की कि पैसे कमाए, चुका दे, लेकिन इदरीस कमा नहीं पाया। अब कमा नहीं पाया तो 1500 पर डे चुका नहीं पा रहा था। उसने मोहलत मांगी, लेकिन नफीस अपनी जिद पे अड़ा रहा। वो कहने लगा कि या तो तुम पैसे दो या फिर अपनी बीबी को मेरे पास भेजो। अब ये दोनों ही चीज़ें इदरीस को मंजूर नहीं थी, लिहाजा वो अंडरग्राउंड हो गया। अब जब वो अंडरग्राउंड हो गया तो अंडरग्राउंड होने के बाद अब नफीस इधर और चिढ़ गया। उसने कहा कि यार इस बंदे ने एक तो मुझसे पैसे लिए, ऊपर से अंडरग्राउंड हो गया, अब क्या करें। फिर इसने खोजबीन शुरू की। इसका अपना एक अलग ग्रुप होता, एक अलग टीम होती जो ऐसे कामों को अंजाम देती। जब इसने खोजना शुरू किया तो खोजते खोजते फिर पता लगा कि वो कहीं छुपा हुआ है। अब ये अपनी पूरी टीम, अपने पूरे ग्रुप के साथ वहाँ पे जाता है। जाने के बाद उस इदरीस को पकड़ता है। पकड़ने के बाद फिर उसको बुरी तरह पीटता है और पीटते पीटते उसको मार देता है। अब ये इसके हाथ से पहला कत्ल था। ये डर गया। इसने सोचा क्या करूं। फिर इसके दिमाग में आया कि अगर हम नदी में इस लाश को फेंक दें तो मछलियाँ खा जाएंगी, या फिर बहते बहते कहीं और निकल जाएगी। और मुंबई जैसे जगह पे जहाँ इतने बड़े बड़े क्राइम होते हैं, वहाँ एक बहती लाश के बारे में कौन परेशान होगा। इसके बाद ये उस लाश को नदी में फेंक देता है। 3 नवंबर को ये कत्ल करता है, 4 नवंबर को ये लाश फेंक देता है। इसके बाद इधर उधर ये घूमता रहा, कुछ दिन डरा सहमा रहा, लेकिन ना ही कहीं FIR ना कहीं कुछ और हुई। किसी को पता चला नहीं लाश कहाँ गई, किसी को मिली नहीं। फिर इसको एक आइडिया लग गया कि कत्ल ऐसे ही करना है। फिर इसी को सोच के इसने अमन शेख को भी मारा कि अगर मार के मैं मीठी नदी में इसकी लाश को फेंक दूंगा तो किसी को कुछ जानकारी नहीं मिलेगी और मैं बच जाऊंगा। अब ये पूरी कहानी जब पुलिस वाले सुनते हैं तो पहले तो भाग के जाते हैं धारावी पुलिस के पास। वहाँ पता करते हैं कि सच में कोई इदरीस गायब था। तब पता चला कि हाँ साहब गायब तो था, एक कंप्लेन भी दर्ज हुई है, लेकिन हमने खोजबीन करने की कोशिश की, वो मिला नहीं। फिर ज़्यादा किसी ने पैरवी नहीं की तो बात आई गई हो गई। और ज़्यादा पैरवी क्यों नहीं की, इसके पीछे भी वजह थी। परिवार वाले शुरू में ये मान रहे थे कि इदरीस इस लोन की वजह से कहीं छुपा होगा, इस वजह से उन्होंने पैरवी ज़्यादा की नहीं। पुलिस वालों को कहीं कोई लाश मिली नहीं, जो कि हो सकता है नीचे बैठ गई हो या फिर किसी ऐसी जगह मिली हो जिसके पुलिस वालों ने लाश निकाली हो फिर इग्नोर कर दिया, तो फिर कोई केस ठीक ठाक बना नहीं। तो ये बड़ी अजीब सी कहानी थी कि यहाँ पे पहले एक कत्ल होता है, कातिल पकड़ा जाता है, उससे जब ठीक ठाक से पूछताछ होती है तब एक और कत्ल पता चलता है। अब फिलहाल पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब जैसा मैंने आपसे वादा किया है कि सवाल पूछूंगा, तो मेरा सवाल फिर से बड़ा सिंपल सा है और इस टाइम बहुत चर्चा में है। इजराइल का आयरन डोम, जिसके बारे में लोग हम कुछ ना कुछ सुनते हैं, कभी तारीफ में कभी बुराई में। तो मेरा आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल है कि इजराइल के उस आयरन डोम की कीमत कितनी है, यानी उसको बनाने में लागत कितनी आई है, कितना खर्च है, या फिर पूरा बजट आयरन डोम का कितना है। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी हो तो कमेंट करके बताइएगा। नहीं जानकारी है तो कोई बात नहीं, कल मैं आपको बताऊंगा। साथ ही अगर आप ऐसी कहानियों को सुनने के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब डेली सवाल जवाब का सिलसिला आपके साथ शेयर किया जाएगा। डेली किसी न किसी कहानी के साथ मैं आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा और यूँ ही खुश रहिएगा, अच्छा रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।